A very warm welcome indeed to all the future company secretaries in the mission series of financial management. हम वापस से आ चुके हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ हमारे मिशन सीरीज में, जो हर टर्म में हम अपने बच्चों के लिए लेकर आते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, टेक्निक और इफेक्टिव हो जाए और आपका बेहतरीन रिजल्ट हो आने वाले टर्म में। सो आज के सेशन में आगे बढ़ने के पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करें, बिकॉज इससे बेहतर कंटेंट आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। तो सेशन में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगेन वही सवाल आपके मन में आएगा कि सर प्रैक्टिकल कराएंगे या सिर्फ थ्योरेटिकल कराएंगे या दोनों कराएंगे। अब तो आपने हमारे इतने सारे मिशन सीरीज देखे हैं, उसको रेफर किया है, तो आपको आइडिया पूरा लग चुका है कि हम दोनों कवर कराते हैं। सर ये जो नोट्स आप रेफर करने वाले हैं वो क्या बाकी लेक्चर्स की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा? डेफिनेटली यस। जो नोट्स मैं रेफर करूंगा इस लेक्चर के दौरान, आपको कुछ भी लिखने का दरकार नहीं है। अगर आप हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं तो ये सारे नोट्स तो आपके बेस्ट फ्रेंड समरी कॉपी में ऑलरेडी नोटेड है। अगर फिर भी आपको इन नोट्स का दरकार है तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एज अ लिंक ये नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको अलग से लिखने का कोई भी नीड नहीं है, बस कैलकुलेटर अपने पास रखिए, कुछ रफ पेपर अपने पास रखिए ताकि अपने प्रैक्टिस कर पाएं ड्यूरिंग द लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी और स्ट्रेट अवे आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? जैसा कि नाम बताता है, कैपिटल रेज करने का कॉस्ट। जैसा कि नाम बताता है, कैपिटल रेज करने का कॉस्ट। और रेगुलर क्लास में मैंने कितनी बार आपको बताया था कि भैया पैसा कभी फ्री में नहीं आता। आपको अगर पैसा चाहिए तो पैसा देना पड़ता है, और पैसे का मतलब ही कैपिटल है। तो जब भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल सुनेंगे आपके दिमाग में स्ट्रेट अवे ये बात आएगा, सर कैपिटल को रेस करने के लिए जो खर्चा लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप गए बैंक के पास, बैंक को बोला मेरे को बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, मेरे को बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो ये 10 लाख रुपया जो आप बैंक से लेंगे वो बिजनेस के लिए कैपिटल है, और लोन देने के लिए बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ब्याज लेगा। तो ये ब्याज क्या है, इंटरेस्ट क्या है? सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल को रेज करने का कॉस्ट। यानी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बैंक को इंटरेस्ट मिलना बैंक की कमाई, तो बैंक की कमाई आपका कॉस्ट। देखते हैं आगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सिलेबस में मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हैं। इक्का दुक्का चैप्टर होगा जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव का होगा, मैक्सिमम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द मोटिव एंड नॉट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पॉइंट नंबर 3, आपको ऑलरेडी हमने बता दिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हुआ अरेंजिंग और रेजिंग द कैपिटल। यानी आप जहां से भी कैपिटल लेंगे उस सोर्स को आपको रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा, और उसको जो आप रिटर्न में दे रहे हैं वही आपका कॉस्ट है। यानी कैपिटल को रेज करने का कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बुलेट नंबर 4, क्वाइट अ कॉमन क्वेश्चन, कि आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, एक बैंक 8% में दे रहा है इंटरेस्ट, राइट, और एक बैंक लोन देने के लिए 10% ले रहा है इंटरेस्ट। तो भैया ये बताइए दोनों में से कहां से आप 10 लाख लेंगे? आप बोलेंगे सर क्या आप भी क्या पूछ रहे हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, जहां पर कॉस्ट कम लगेगा वहीं से 10 लाख रुपया का लोन लेंगे। तो जो बैंक 8% इंटरेस्ट ले रहा है हम वहां से आपका 10 लाख रुपया लेंगे। नीचे आते हैं, डिफरेंट नेम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी एग्जाम में जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल सवाल आएगा तो वो स्ट्रेट अवे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना बोलकर कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, हर्डल रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कहेगा। बेटा ये रिवीजन सीरीज है, यहां पर हौले हौले स्लोली स्लोली नहीं चलेंगे।
अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ने आए हैं तो बेटा गलत जगह आ गए हो, जाकर हमारे दूसरे लेक्चर्स देखो, रेगुलर क्लासेस वाले। ये तो रिवीजन सीरीज है, एकदम तूफान की तरह कवर करेंगे एंटायर चैप्टर। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर दी अदर नेम्स फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप कहेंगे कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, हर्डल रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। क्या क्या कहेंगे बच्चा? कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, हर्डल रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। नीचे आ जाइए। रेगुलर क्लास में आपको मैंने यह भी बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रेजेंट वैल्यू में भी काम आता है। यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। अगर मोटा मोटा देखा जाए और अगर आपको कैपिटल बजटिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डिस्कशन याद है तो आपको दिखेगा जो डिस्काउंटिंग रेट है जिससे अपने प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। याद आया क्या? चैट बॉक्स में कंफर्म करो जिन बच्चों को ध्यान में है कि हाँ सर, जो डिस्काउंटिंग रेट है कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट में वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। नीचे आ जाइए। पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भैया हमारे मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हैं, राइट, शॉर्ट टर्म से नहीं। तो अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पैसा उठाते हैं, फाइनेंस रेस करते हैं, तो सर उसका पर्पस क्या है? पहला होता है फिक्स्ड एसेट। जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म पर्पस है, यानी 12 मंथ से ज्यादा का ऑब्जेक्टिव है तो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 2, फाइनेंसिंग द परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बच्चा ध्यान देना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो शॉर्ट टर्म कंसेप्ट होता है, पता है ना। हम बात कर रहे हैं परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का है। नंबर 3, फाइनेंसिंग ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जाहिर सी बात है 12 महीने के अंदर शॉर्ट टर्म में ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है क्या? ना करियर का होता है, ना बिजनेस का होता है, ना लाइफ का होता है। तो ये तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो आप बोलेंगे सर फिक्स्ड एसेट्स फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग द परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनेंसिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। स्ट्रेट अवे आ जाइए अगले पेज में, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यहां पर आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि सर 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, एक को कहते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, या फिर इक्विटी, डेट, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। यानी लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ओनरशिप कैपिटल या इंटरनल कैपिटल, अंदर की बात है, अंदर का आदमी, करीबी आदमी। बोरोड कैपिटल यानी एक्सटर्नल, बाहर का आदमी। बाहर का आदमी लोन देगा, आपके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो लोन देगा, रिस्क नहीं लेगा। आपके फैमिली वाले आपके साथ जो रिलेशन रखते हैं, अंदर के आदमी, वही आपके साथ रिस्क लेंगे, यानी इक्विटी फंडिंग करेंगे। तो ओनरशिप में क्या क्या आएगा? सर इक्विटी आता है, प्रेफरेंस आता है, रिटेन अर्निंग आता है। इक्विटी आता है, प्रेफरेंस आता है, रिटेन अर्निंग आता है। और बोरोड में डिबेंचर आएगा, यानी हर एक तरह का लोन आएगा, यानी जो भी तरह का लोन है वो इसमें कवर होगा। जहां भी उधार है वो बोरोड और एक्सटर्नल में आएगा। सर जहां भी इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिटेन्ड अर्निंग्स यानी सेविंग्स है, वो आपका इंटरनल होगा, अंदर की बात है होगा। नीचे आ जाइए स्ट्रेट अवे, एकदम क्लियर कट। सर जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। यानी जो आदमी आपको कैपिटल दे रहा है, अगर उसको लगेगा कि आपको कैपिटल देना, आपके बिजनेस में पैसा लगाना बहुत रिस्की है, तो उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा कि कम होगा? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। मान लो मिस्टर ए से आप पैसा मांगने गए कि भैया मेरे बिजनेस में पैसा लगाना है, आप मुझे पैसा दीजिए। तो मिस्टर ए ने बोला भैया आपका तो बिजनेस बहुत रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा है, तो मैं आपको पैसा दूंगा, पर मेरा एक्सपेक्टेशन है। अब सवाल यह है एक्सपेक्टेशन मिस्टर ए का ज्यादा होगा कि कम होगा? आप बोलेंगे सर जाहिर सी बात है, अगर रिस्क ज्यादा है
तो उसका उम्मीद भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। यानी मेरा रिटर्न, मिस्टर ए का रिटर्न यानी आपका कॉस्ट, तो यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी मोर, जहां पर रिस्क ज्यादा है, बिकॉज उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा। तो मिस्टर ए का जो कमाई है, तुम्हारा तो खर्चा है ना बच्चा, तो तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? आइए नीचे स्ट्रेट अवे आते हैं मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट में। यानी आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट इज द ओनली पार्ट जहां पर 1 माइनस टैक्स रेट होता है। यानी मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट इज द ओनली पार्ट जहां पर 1 माइनस टैक्स रेट होता है। बाकी कोई भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 1 माइनस टैक्स रेट फॉर्मूला का पार्ट नहीं होता। याद है क्या? कॉस्ट ऑफ डेट को डिनोट करते हैं केडी से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिनोट करते हैं केई से, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को केपी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को केआर। याद आया क्या? रिवीजन सीरीज है बच्चा, देयर इज नो सीक्वेंस, बीच बीच में गुरु मंत्र एक्स्ट्रा डालते रहेंगे। अपने पेस को बढ़ाइए, स्पीड अप। कॉस्ट ऑफ डेट केडी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस केपी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स केआर। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए, यानी केडी आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू केडी बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। बेटा कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला साथ में रिपीट करो, केडी आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू केडी बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इज दैट क्लियर? और 1 माइनस टैक्स रेट फॉर्मूला में सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट में आता है और किसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नहीं आएगा। मेरा सवाल रेगुलर क्लास में भी पूछा था, ये 1 माइनस टैक्स रेट क्यों करते हैं? तभी आपको याद आएगा क्योंकि सर कॉस्ट ऑफ डेट का अगर अमाउंट देखा जाए दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट अपने पे करते हैं लोन पे, और इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होने के कारण हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है वो कम आता है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपके पीएल अकाउंट में आता है एज एन एक्सपेंस, जिसके कारण नेट प्रॉफिट का अमाउंट कम हो जाता है, जिसके कारण टैक्स लाइबिलिटी कम आता है, बिकॉज प्रॉफिट हैज बीन रिड्यूस्ड। तो प्रॉफिट कमने के कारण टैक्स में बेनिफिट मिलता है, और यहां पर आता है नानी कंसेप्ट। याद आया ना? रेगुलर क्लास में हमने बात करी थी, मां कंसेप्ट तो डिविडेंड पॉलिसी वाले चैप्टर में था, यहां पर है नानी कंसेप्ट। नानी कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्चुअल में कितना लगा वो बताओ। रुकावट के लिए खेद है, तो नानी कंसेप्ट क्या कहता है? एक्चुअल में कितना लगा वो बताओ। याद आया? अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस चैप्टर में जो कॉस्ट ऑफ डेट वाला पार्ट है उसमें जब भी आपको केडी कैलकुलेट करने आएगा, यानी कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने आएगा, इट विल ऑलवेज बी आफ्टर टैक्स। यानी कभी भी आप आंसर में फाइनल आंसर केडी बिफोर टैक्स नहीं लिखेंगे, इट हैज टू बी केडी आफ्टर टैक्स। याद आया क्या? रेगुलर क्लास में बताया था, आपने खुद भी पढ़ा था कि द फाइनल आंसर फॉर कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज केडी आफ्टर टैक्स। सर मान लीजिए एग्जाम में कोई टैक्स रेट नहीं दिया, तब क्या करेंगे? एमसीक्यू वालों के साथ तो ऐसा होगा नहीं जो ओल्ड सिलेबस में थे कि भैया वहां पर दे देता था, पर इफ इन केस जो सब्जेक्टिव है न्यू सिलेबस वाले हैं, अगर वहां पर टैक्स रेट नहीं देता तो आप अज्यूम कर लेना एक टैक्स रेट से 15%, 20%, और वहां पे लिखिएगा कि द फाइनल आंसर इज ऑलवेज केडी आफ्टर टैक्स एंड नॉट केडी बिफोर टैक्स, हेंस वी आर अज्यूमिंग। तो हमने केडी को लेकर जो जो रिवाइज करना था हमने कवर कर लिया। फॉर्मूला क्या है बच्चा? केडी आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू केडी बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। स्ट्रेट अवे आते हैं अपने इस पर्टिकुलर सम पे। देख लीजिए, मेरा पहला सवाल यहां पर आने के बाद ये जो इंटरेस्ट अमाउंट निकलता है, ये डिबेंचर वाले केस में, बॉन्ड वाले केस में, यानी कॉस्ट ऑफ डेट में अपने निकालेंगे ना आगे जाकर इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये जो इंटरेस्ट अमाउंट निकलता है ये किस पे निकलेगा? फेस वैल्यू पे
या मार्केट वैल्यू पे? ये जो इंटरेस्ट अमाउंट आप कैलकुलेट करते हैं ये किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे? एकदम सही कहा आपने, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज फेस वैल्यू फिक्स रहता है, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करता है। तो यहां पर देखिए केडी बिफोर टैक्स 10% दिया है। अगेन यहां पर देखो इफेक्टिव रेट लिखा है। रेगुलर क्लास में यह भी बताया था, एग्जाम में अगर क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट 10% लिखा है, इफेक्टिव रेट 15% लिखा है, इफेक्टिव रेट 10% लिखा है, इसका मतलब यह है इफेक्टिव रेट का मतलब है केडी बिफोर टैक्स। इफेक्टिव रेट का मतलब है केडी बिफोर टैक्स। तो हमने क्या किया, सीधा फॉर्मूला में पुट किया, केडी आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू केडी बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, 6% आ गया आंसर। देखो एक बार कैलकुलेटर पे चलाओ बच्चा, साथ में रहो, साथ में चलाओ, फटाफट रिवाइज करो। डन है यहां तक? याद रखिएगा अगर केडी आफ्टर टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ट्रिक क्वेश्चन था, तो वापस से उससे 1 माइनस टैक्स रेट मत करना। हमेशा याद रखिए केडी बिफोर टैक्स से ही 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाई होता है। नीचे आ जाइए, नानी कंसेप्ट में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया एक्चुअल कॉस्ट कितना लगता है, एग्जैक्ट कितना लगा वो बताओ। नीचे देखिए, यहां पर क्लियरली मैंने आपको बताया है, क्लियरली बताया है, क्लीनली बताया है कि भैया इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू एंड नॉट द मार्केट वैल्यू। और अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दिया है तब क्या करेंगे? मेरा सवाल है, कॉस्ट ऑफ डेट के केस में अगर आपको इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट, और मान लीजिए फेस वैल्यू नहीं दिया, तब आप क्या करेंगे? फटाफट बताओ बच्चा। तब आप स्ट्रेट अवे उसको 100 अज्यूम कर लेंगे। ये भी रेगुलर क्लास में आपको बताया था। आ जाइए नीचे की तरफ, स्ट्रेट अवे आइए टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में। डिबेंचर्स दो तरह के होते हैं, एक रिडीमेबल, दूसरा इरिडीमेबल। रिडीमेबल मींस द मैच्योरिटी पीरियड इज फिक्स्ड, एक टाइम के बाद वो रिडीम हो जाएगा, यानी एन दिया हुआ है, एन इज नोन, यानी फॉर्मूला याद करना और आसान। रिडीमेबल के केस में फॉर्मूला में एन होगा, वहीं पर इरिडीमेबल देखो, इरिडीमेबल का मतलब है टाइम पीरियड इज नॉट फिक्स्ड, एन इज नॉट फिक्स्ड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करना पड़ेगा क्या? नहीं। रिडीमेबल डिबेंचर में रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का चांस है, वहां होता है। इरिडीमेबल में रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता है। आइए नीचे, 3 तरह का केस, पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, सारा नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम लोग बस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को जल्दी जल्दी गो थ्रू करके आगे बढ़ रहे हैं। लेक्चर के बाद ये नोट्स आपके पास होंगे, आप आराम से वहां से देखकर रिवाइज कर सकते हैं। तो कुछ भी हड़बड़ा कर लिखने का दरकार नहीं है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा। रिडीमेबल डिबेंचर में आपने देखा होगा, आप चाहे हमसे पढ़े हों, कहीं पर भी पढ़े हों, हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकालते हैं, उसके बाद केडी आफ्टर टैक्स निकलता है। ध्यान में है क्या, जब पार, डिस्काउंट, प्रीमियम का केस आता है, हम खुद इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते थे। तो पार वाले केस में कोई लफड़ा नहीं है, 100 का माल था 100 ही मिला, लाइक 1 लाख का माल था 1 ही लाख मिला। डिस्काउंट वाले केस में लफड़ा है, 1 लाख का माल था, डिस्काउंट हुआ ना तो 90,000 मिला। वहीं पर प्रीमियम वाला केस देखो, 1 लाख का माल था, 1,10,000 मिला। ध्यान दीजिएगा, डिबेंचर वाले केस में इस तरह के सम बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं, यानी पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। पार में कोई लफड़ा नहीं है, यानी जो इंटरेस्ट रेट दिया होगा वही यूज कर लेंगे केडी आफ्टर टैक्स निकालने में। पार में कोई लफड़ा नहीं है। सर डिस्काउंट और प्रीमियम में क्या करना होगा? कैलकुलेट करना पड़ता है। डिस्काउंट और प्रीमियम में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट वापस से करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज नॉट द फाइनल वन, आपको वापस से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट केडी बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद केडी आफ्टर टैक्स आएगा।
पर पार वाले केस में ऐसा नहीं है। क्लियर है? डिस्काउंट में क्या हुआ सर? जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 लाख का माल 90,000 मिला, प्रीमियम में 1 लाख का माल 1,10,000 मिला। यहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पर उसके पहले आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली गो थ्रू दिस। यानी हमारी आदत है, हमारे रेगुलर क्लास के बच्चे जानते हैं कि जब भी हम कोई कैलकुलेशन सीखते हैं या कोई सीरीज ऑफ डिस्कशन करते हैं जहां पर एक आपका फॉर्मेट होता है, उसको हम प्रॉपर तरीके से लिखवा देते हैं। तो वही चीज हमने यहां पे भी किया है कि अगर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है। पार में तो लफड़ा नहीं है, डिस्काउंट और प्रीमियम में है। तो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है वी नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट। मैंने आपको बताया ना, इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जो परसेंटेज दिया है उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट वैल्यू से नहीं, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो परसेंटेज दिया हुआ है। उसके बाद वी नीड टू रिकैलकुलेट द इफेक्टिव रेट विद द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। ध्यान देना, पार में कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, जो दिया है वही फाइनल इफेक्टिव रेट है, केडी बिफोर टैक्स है। जो झमेला है, जो कैलकुलेशन है, वो डिस्काउंट और प्रीमियम वाले केस में है। तो यहां पे क्या बोलता है, सबसे पहले निकालो इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट किस बेसिस पे निकलेगा? फेस वैल्यू बेसिस पे। इंटरेस्ट अमाउंट किस बेसिस पे निकलेगा? फेस वैल्यू बेसिस पे। उसके बाद अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड को यूज करके, यानी एक्चुअल में कितना मिला, 1 लाख का माल 1,10,000 मिला, एक्चुअल में कितना मिला? 1,10,000। 1 लाख का माल 90,000 मिला, एक्चुअल में कितना मिला? 90,000। तो उसका इस्तेमाल करके अपने ये फॉर्मूला बैठाएंगे, यानी जो इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट किया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ, इनटू 100 करने से हमारा निकल आएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली गो थ्रू दिस पोर्शन वंस। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखिएगा एक बार, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिकैलकुलेट किया और उसके बाद वहां पे हमने केडी आफ्टर टैक्स के बारे में बात किया है। दिस इज द क्वेश्चन। और नीचे देखिए लिखा हुआ है कि जो 6% आया है दैट इज केडी बिफोर टैक्स, इफेक्टिव रेट निकला है। कभी भी फाइनल आंसर इफेक्टिव रेट नहीं होगा। गो थ्रू करें एक बार, कैलकुलेटर हाथ के पास रखें। यहां पर फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ था तो हमने 100 अज्यूम किया। डन? यहां तक आते हैं अगले पार्ट की तरफ। नीचे आ जाइए, स्ट्रेट अवे आइए, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। जैसा कि नाम बताता है रिडीमेबल, यानी एंड डिफाइंड है, नंबर ऑफ ईयर्स डिफाइंड है। एक पीरियड के बाद आपका डेट मैच्योर हो जाएगा, यानी रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसके फॉर्मूला में एन रहेगा, तो रफ पेपर निकाल लीजिए और फॉर्मूला लिखिए आई प्लस आरवी माइनस एसवी बाई एन होल डिवाइडेड बाय आरवी बाई एसबी बाई 2। फटाफट निकालें, आई प्लस आरवी माइनस एसबी बाई एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एसबी बाई 2। इस फॉर्मूला में आई परसेंटेज में नहीं है, आई इंटरेस्ट अमाउंट है। आई परसेंटेज में नहीं है, आई इंटरेस्ट अमाउंट है। तो आई प्लस आरवी माइनस एसबी बाई एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एसबी बाई 2 किसका फॉर्मूला है? सर रिडीमेबल डेट का। अगर यहीं पर मैं इसको डी बना दूं तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। यानी एक ही डिफरेंस है, रिडीमेबल डेट में आई है और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में डी होगा यहां पर। आइए नीचे फटाफट और इलस्ट्रेशन नंबर 7 बनाइए। मैं नहीं देख रहा, आप खुद से बनाइए, फिर आगे बात करेंगे। पर इसके पहले एक एग्जांपल आपसे पूछ लेता हूं। मान लो मैंने 100 रुपया रेस किया मार्केट से, 100 रुपया उठाया, 2 रुपया कमीशन लगा एजेंट का, तो मेरे हाथ में एक्चुअल कितना आया? 100 रुपया
या 98? द आंसर इज 98। यानी जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट है, कमीशन है, माइनस करेंगे आपके सेल वैल्यू से। यानी सेल वैल्यू का मतलब हुआ आपने बेचकर कितना पैसा उठाया। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, आपने 100 का माल बेचा पर एक्चुअल में 100 रुपया उठाया क्या? नहीं सर, 2 रुपया कमीशन दिया, ब्रोकरेज दिया, तो वो माइनस करेंगे, उसके बाद हाथ में कितना आया, दैट विल बी द सेल वैल्यू। फटाफट करिए एक बार, आपका आंसर क्या आएगा? यहां पर एन दिया हुआ है, यानी रिडीमेबल डेट है, 40% टैक्स ब्रैकेट है, यानी इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के बाद जो परसेंटेज आया वो केडी बिफोर टैक्स है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस टैक्स रेट के साथ। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन अगर आपने देखा और अगर आपने सॉल्व किया, आपका आंसर क्या आया? क्या आपका आंसर 6.18 आया? चैट बॉक्स में ओके लिख दीजिए अगर आपका आंसर मैच करता है 6.18 के साथ। यानी केडी बिफोर टैक्स आएगा 10.30, 6.18 आएगा आपका केडी आफ्टर टैक्स, और केडी आफ्टर टैक्स ही आपका फाइनल आंसर होगा और कुछ भी नहीं। इज दैट क्लियर? आ जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। कभी भी आपको लगता है तेज जा रहे हैं या आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो भैया पॉज करने का ऑप्शन है आपके पास। रिवीजन सीरीज है बच्चा, जल्दी जल्दी कवर करना है, यानी आपको एक कंसेप्ट ऑलरेडी पता है। जल्दी जल्दी कवर करने से आपका टाइम भी बचेगा और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएंगे। बढ़ा जाए आगे, आ जाइए स्ट्रेट अवे अगले टॉपिक पे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को जानने के पहले छोटा सा रिवीजन, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा नाम बताता है, प्रेफरेंस शेयर्स यानी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। 2 जगह प्रेफरेंस मिलता है। पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, जब भी डिविडेंड पे करेगा कंपनी, पहले पे करेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। दूसरा मिलता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे, यानी जब भी वो कैपिटल पे करेगा कंपनी, कैपिटल रीपे करेगा, पहले पे करेगा प्रेफरेंस को, उसके बाद पे करेगा इक्विटी को। सर वोटिंग राइट्स है क्या? एज सच तो नहीं है। क्या 1 माइनस टैक्स रेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में आएगा फॉर्मूला में? द आंसर इज नो। सर आपने तो पहले ही बता दिया था कि पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में 1 माइनस टैक्स रेट सिर्फ एक ही जगह पे आता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट, और कहीं पर भी नहीं। सर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर्मूला तो वही सेम होगा ना, खाली आई की जगह डी होगा, डी प्लस आरबी माइनस एसबी बाई एन होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एसबी बाई 2। फटाफट एक बार देखिए वाला पार्ट। नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर्स आर द प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। Number 2, they are treated on priority basis in relation to dividend payment and repayment of capital. There is no treatment of tax rate, that is 1 minus tax rate, और cost of preference shares को KP से डिनोट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रेट अवे आइए, रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑलरेडी आप जानते हैं। रिडीमेबल का मतलब जहां पर एंड डिफाइंड है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है, यानी रिडीमेबल में रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है। सर इरिडीमेबल एन नहीं दिया हुआ, यानी मैच्योरिटी पीरियड नहीं दिया हुआ, यानी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का केस नहीं होगा। सबसे पहला फॉर्मूला देख लीजिए। इरिडीमेबल में एनुअल डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक। लिख लो बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी लिख के प्रैक्टिस करो। ध्यान दो यहां पे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक, और उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9 बनाओ। फटाफट देखो बच्चा, फटाफट। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जहां पर एंड डिफाइन नहीं है, जहां पर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया, स्ट्रेट अवे एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर स्टॉक। तो एज पर द गिवन क्वेश्चन, मार्केट प्राइस 115, नीचे 115 आएगा। एनुअल डिविडेंड क्या होगा? 10% इज द डिविडेंड रेट। फेस वैल्यू पे यहां पे भी जैसा डिबेंचर में इंटरेस्ट अमाउंट निकालते वक्त फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसा ही प्रेफरेंस शेयर्स में ध्यान रखना, मार्केट प्राइस से मत मल्टीप्लाई करना एनुअल डिविडेंड निकालने के लिए।
जैसे इंटरेस्ट अमाउंट में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, यहां पे भी वही होगा। याद आया क्या? यानी 10% इंटू 100 दैट इज 10, 10/15 इंटू 100। कभी भी परसेंटेज में आंसर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इट विल कम 8.7%। इज दैट क्लियर? इट विल कम 8.7%। आ गया क्या? टेक 2 मिनट्स टाइम। अभी तक जितना कवर किया है एक बार फटाफट नोट से ग्लांस मार लीजिए। 2 मिनट लीजिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको लेक्चर के दौरान मैं रेफर करने का टाइम दूंगा। जितना फॉर्मूला अभी तक कवर किया है एक बार देख लीजिए, क्विक रिवीजन, ज्यादा टाइम अभी नहीं देना, जस्ट एक बार ग्लांस मार लीजिए फटाफट। ध्यान से बच्चा एकदम लेक्चर के साथ ही फॉर्मूला लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, ताकि बाद में मेहनत कम करनी पड़े। जो आप अभी कर लेंगे फिर आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं बीच में, बच्चा ये जो नोट्स मैं रेफर कर रहा हूं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और आराम से वहां से रेफर करके आप रिवीजन कर सकते हैं हमारे साथ एकदम। लास्ट 1 मिनट टू गो, फटाफट करिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे अगले वाले पार्ट में। यहां पर आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जैसा कि नाम आप जानते हैं, क्यूमुलेटिव यानी ऐड होते रहता है। यानी जिस साल का आपको डिविडेंड नहीं मिला उस साल का डिविडेंड ऐड होते चलेगा तब तक जब तक आपका पेमेंट ना हो जाए। यानी नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है, जिस साल का डिविडेंड नहीं मिला भूल जाओ, बट क्यूमुलेटिव में क्या है, वो ऐड होते चलता है। और हमने एक बात तो हम अच्छे से जान ली, जितना कॉस्ट है जो लगता है रुपया रेस करने में, वो अमाउंट रिसीव्ड से माइनस हो जाएगा। यानी हम लोग नानी कंसेप्ट फॉलो करेंगे और नानी कंसेप्ट के हिसाब से एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ही हमारे कैलकुलेशन में काम आएगा। यानी ब्रोकरेज, कमीशन, फ्लोटेशन कॉस्ट, अदर रिलेटेड कॉस्ट हमको माइनस करना होगा। यही चीज यहां पर लिखी है, ध्यान दीजिएगा। सारे फॉर्मूला में यही करना पड़ता है कि जितना रिलेटेड कॉस्ट है, जितना फ्लोटेशन कॉस्ट है, जितना ब्रोकरेज है, वो सब माइनस करना होगा। देखिए यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स के केस में अगर आप देखें, जहां पर अपने नॉन क्यूमुलेटिव की बात, सॉरी नॉन रिडीमेबल की बात कर रहे हैं, वहां पर तो एन डिफाइन नहीं होता, नॉन रिडीमेबल, राइट। तो उस फॉर्मूला में एन नहीं है, तो एनुअल डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस, यही फॉर्मूला था ना जो हमने ऊपर की तरफ किया था, एनुअल डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस का मतलब अगर हम पकड़े हाथ में कितना आया, तो इट कैन बी समथिंग एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट। दिस इज द फॉर्मूला, ध्यान दो बच्चा। यानी फॉर्मूला हो गया एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, यानी जितना आपको मिला है माइनस कर दीजिए कॉस्ट। कौन कौन सा कॉस्ट माइनस होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज, कमीशन, अदर रिलेटेड कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज, कमीशन,
अदर रिलेटेड कॉस्ट। फटाफट आ जाइए यहां पे। ए लिमिटेड कंपनी इशूज 8% प्रेफरेंस शेयर्स विच आर इररिडीमेबल, यानी एन नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स डिफाइन नहीं है, मैच्योरिटी पीरियड डिफाइन नहीं है। द फेस वैल्यू इज ₹100 बट दे आर इशूड एट ₹105, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 3, इशू प्राइस 105, फ्लोटेशन कॉस्ट 3, यानी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज 102 रुपया। इज दैट क्लियर? यानी ये आएगा डिनोमिनेटर पे। 8% इज द रेट ऑफ डिविडेंड, फेस वैल्यू इज 100, तो 8% ऑफ 100 इज 8 बाई 102 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी परसेंटेज में आंसर चाहिए 7.84% इज द राइट आंसर। देखो एक बार क्या क्लैरिटी है। कैलकुलेटर उठाओ बच्चा, ध्यान से इसे देखो। क्या यहां तक अपने क्लियर हैं? इज इट डन? इज इट सॉर्टेड? डन है। आइए नीचे, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में कि भैया ये जो हमने किया था, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, खाली डी और आई का फर्क है। यही चीज हमने कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स में भी किया था। तो यानी यहां पर नया बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रेट अवे आ जाइए इक्विटी वाले पार्ट में, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किससे डिनोट करते हैं? केई से। इक्विटी शेयर होल्डर, याद आया ना? एक है एक्सप्लिसिट रिटर्न उनके लिए, एक है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब डिविडेंड, इम्प्लिसिट का मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन। एक्सप्लिसिट का मतलब डिविडेंड, इम्प्लिसिट का मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन। नीचे आ जाइए, स्ट्रेट अवे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन द सिलेबस ऑफ CS एग्जीक्यूटिव, वन ऑफ द मोस्ट। फॉर्मूला है KE इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। KE इक्वल्स सॉरी KE इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। बीटा रिप्रेजेंट्स रिस्क, RM माइनस RF रिप्रेजेंट्स मार्केट प्रीमियम। याद आया ना? मार्केट प्रीमियम इज RM माइनस RF, मार्केट रेट इज RM। RF का मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पे रिस्क जीरो है। तो एग्जाम में अगर RF दिया है 5%, इसका मतलब यह हुआ मार्केट में 5% रिटर्न कमा सकते हैं बिना रिस्क लिए। गिव मी एग्जांपल ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिक्स डिपॉजिट। यानी एग्जाम में RF नहीं बोलेगा, बोल देगा ट्रेजरी बिल्स का रेट चल रहा है 5%, बोल देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट चल रहा है 5%। तो आप क्या बोलेंगे? सर ट्रेजरी बिल बोला है क्या? RF है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोला है क्या? RF है। तो CAPM का फॉर्मूला क्या है? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। मार्केट प्रीमियम RM नहीं है, RM माइनस RF है। फटाफट आ जाइए और ये वाला सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर पे ही सॉल्व हो जाएगा। क्या आपका आंसर यहां पर आया है 6.8%? एकदम परफेक्ट। RF ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, देख पा रहे हैं आप, डिस्कस कर चुके हैं। नीचे आ जाइए, यहां पर सिर्फ वैल्यू बैठाना है। वैल्यू बैठाइए एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 14, वैल्यू बैठाइए और मुझे बताइए आपका आंसर क्या आया। वैल्यू बैठाइए, मुझे बताइए आपका आंसर क्या आया। RF है 10%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 18%, यानी RM माइनस RF इंटू 0.5, सो 10% प्लस 8 इंटू 0.5, क्या आपका आंसर 14% आया? क्या सेम इक्वेशन आपने बनाया है? फटाफट देखो गाइस,
फॉर्मूला याद आया ना, RF का मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, डन एकदम। नीचे आ जाइए अब, मार्केट रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF, याद रखिएगा मार्केट रेट है RM, मार्केट रिस्क प्रीमियम है RM माइनस RF, डन। आइए बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, जैसा नाम बताता है बॉन्ड पे क्या यील्ड मिलेगा उसमें रिस्क को ऐड करेंगे, यानी यहां पर फॉर्मूला याद करने का लफड़ा ही नहीं है। बॉन्ड पे क्या यील्ड मिलेगा उसमें रिस्क प्रीमियम को ऐड करेंगे। सो अगर बॉन्ड का यील्ड है 10%, रिस्क प्रीमियम है 5%, 10 + 5 15%। बॉन्ड का यील्ड है 10%, रिस्क प्रीमियम है 5%, यानी 10 + 5 15%। लिख लो, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच का फॉर्मूला है यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, डन। नीचे आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 17 सॉल्व करिए, जनक वाला। बीटा दिया है 1.30, इजी। यील्ड ऑन ट्रेजरी बिल्स 5%, यानी RF दिया है RM 15%, यानी RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा विल जस्ट पुट द वैल्यू एंड आंसर वुड बी 18%। क्या आ गया? क्या सॉल्व किया? क्या आपने 18% आया? सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए, स्क्रीन पे देखिए, मैच करिए, रिवाइज करिए। ये सब कुछ नोट्स में है जो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप बस फटाफट रिवाइज करें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड कुछ ट्रिकी सम्स जो आपको ध्यान में रखना है। यानी मिशन सीरीज का मेन मोटिव है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज करना, छोटी मगर मोटी बातों को बार बार हाईलाइट करना, और जहां पर बच्चे गलती करते हैं उन सारे स्टेप्स पर आपको टोकना। रेस्ट डिटेल रिवीजन तो बच्चा अपने घर में करेगा ही, बट ये सारी चीजें क्विक रिवीजन एंड फास्टर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत 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 जरूरी है। आ जाइए नीचे, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल D1/P0 + G। D1 का मतलब डिविडेंड आफ्टर एंड ऑफ 1 ईयर, P0 का मतलब करेंट मार्केट प्राइस, G का मतलब ग्रोथ रेट। कर लिया क्या? इज इट डन? एकदम फटाफट आइए आगे बढ़ा जाए। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, द फाइनल कंसेप्ट ओवर हियर, जो थोड़ा सा है आपको बता दें, उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं डन एंड डस्टेड। KR = KE, यानी पेपर में क्वेश्चन में अगर KR अलग से नहीं दिया तो KR अपने मान सकते हैं जो KE दिया है। यानी KE अगर 11% है तो KR भी 11% ही मानेंगे। क्या KR के फॉर्मूला में 1 - टैक्स रेट आएगा? द आंसर इज नो, नहीं आएगा, क्योंकि एकदम क्लियर है सर 1 - टैक्स रेट सिर्फ KD में आता है और कहीं नहीं आता। क्लियर है यहां तक? यहां पर अपने बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, यानी KR जो कंसेप्ट है टॉक्स अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डन, एकदम परफेक्ट। अब इसके बाद सिर्फ रिपीटेड सम्स हैं, यानी विद दिस द मेजर रिवीजन फॉर दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। अब आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। जितना थ्योरी मैंने लिखाया है, जितने प्रैक्टिकल सम्स हैं, पहले उन्हें रिवाइज करें। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में यह वाला कवर कर चुके हैं, और ये वाला डॉक्यूमेंट करने के बाद आपका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन फ्रॉम दिस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले मिशन सीरीज के सेशन के साथ। तब तक के लिए दिस वाज CS Dr. Mohit Shah signing off for the day. Take care, goodbye and all the best.